हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड, ऑल वेल, गुड। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिडक्शंस के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दिया था एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर ट्रेमेंडस रिस्पांस। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो डिडक्शंस के सेक्शंस कवर अप कर लिए थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। डिडक्शंस जो ग्रॉस टोटल इनकम में से दिए जाते हैं उसके लिए सेक्शंस यूज होते हैं, सेक्शन 80C से लेके 80U तक। और मैंने आपको कहा था कि हम इन सभी सेक्शंस के ग्रुप्स बना लेते हैं और ग्रुप्स के अंदर पहला ग्रुप हमारे पास बनता है सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80CCG। ये वाला ग्रुप आज हम लोग रिवाइज करेंगे। दूसरा ग्रुप बनता है 80D, 80DD, 80DDB, 80E और 80EE। ये वाला ग्रुप हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। तीसरा ग्रुप हमारा बनता है 80G और 80GG। ये वाला ग्रुप भी मैं आपको आज करवाऊंगा। 80GGA, 80GGB, 80GGC, ये तीन सेक्शन हम लोग आने वाली कुछ क्लासेस में करेंगे जब हम लोग PGBP, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिवीजन करेंगे। उसके बाद एक और ग्रुप हमारे पास बनता है 80JJA। 80JJA हमारे सिलेबस से हट गया है बट स्टिल 2 मिनट का सेक्शन मैं आपको आज करवा दूंगा। 80JJAA मैं आपको आज करवाऊंगा। 80QQB ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, 80RRB कर चुके हैं, 80TTA कर चुके हैं, 80U कर चुके हैं और सेक्शन 10AA ये मैं आपको एग्जेम्प्टेड इनकम्स के साथ करवा दूंगा। इसके साथ साथ में हमारे पास एक और सीरीज ऑफ सेक्शंस बनते हैं, एक और ग्रुप हमारे पास बनता है 80LA, 80P, 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE। ये पूरे का पूरा ग्रुप हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर अपना डिडक्शंस की क्लास को कंप्लीट करेंगे और डिडक्शंस को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सीरीज हमारी जो होगी दैट विल बी बिजनेस एंड प्रोफेशन, followed by capital gains, and then that will be followed by the GST, the most awaited GST। हाँ, TDS वगैरह भी हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे। मेरे बच्चे, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो डिडक्शंस की सेकंड और लास्ट क्लास है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, पिछली सभी क्लासेस का लिंक मैं आपको इस क्लास के नीचे दे रहा हूं। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस मिस कर दी हैं किसी भी रीजन से, प्लीज नीचे दिए हुए लिंक को फॉलो करेंगे तो आपको लास्ट सारी क्लासेस जो आपकी मिस हुई हैं आपको उन सभी क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा। आइए बेटा, जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन 80GG से। 80GG में आपके साथ एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जब हम लोगों ने सैलरी का चैप्टर किया था। आई डिस्कस दिस सेक्शन along with the topic of HRA। एक बार फिर से आप लोगों के बेनिफिट के लिए आई एम डूइंग दिस टॉपिक along with the topic of deductions। ये 80GG का डिडक्शन मिलता है उस व्यक्ति को जो किसी किराए के मकान में रहता है लेकिन वो ना तो HRA रिसीव कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से, ना ही उसके एम्प्लॉयर से उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो किसी किराए के मकान में रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो 80GG का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिडक्शन मिलेगा किसी इंडिविजुअल को जो रेसिडेंट हो या फिर जो नॉन रेसिडेंट हो हमारे देश का। डिडक्शन मिलेगा अगर वो किसी रेंटेड एकोमोडेशन में रहता है जिसके लिए वो रेंट पे कर रहा है। याद रखिएगा, डिडक्शन उस केस में मिलेगा जब वो एक ऐसे शहर में रहता हो जिस शहर में उसके स्पाउस के नाम पे कोई मकान ना हो, उसके माइनर बच्चों के नाम पे मकान ना हो, या फिर अगर वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे उस शहर में मकान ना हो जिस शहर में वो HRA, जिस शहर में वो रेंट पे कर रहा है।
अगर ऐसा होता है तो फिर 80 डबल जी का डिडक्शन ले सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो शो करता है कि उसके पास के मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 80 डबल जी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है दैट मींस वो अपने मकान में खुद रहता है, रेंट पे नहीं करता, और जब वो रेंट पे नहीं कर रहा तो 80 डबल जी का डिडक्शन क्लेम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका मतलब देयर शुड बी नो हाउस विच शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, नो हाउस शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। डिडक्शन मिलेगा अगर उसने रेंट पे किया है, रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है, रेंट पे नहीं किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25%, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए। 2 साल पहले तक ये लिमिट 2,000 रुपए होती थी, अब इसको बढ़ा के इन्होंने 5,000 रुपए का कर दिया है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से आप 80C से 80U के सारे डिडक्शन लेस कर दीजिए 80 डबल जी को छोड़ के। आपके मन में प्रश्न आएगा साहब 80 डबल जी को क्यों छोड़ देना है? तो कारण बड़ा सिंपल है, 80 डबल जी की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको उसका अमाउंट ही तो नहीं पता, उसी की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जिसका अमाउंट पता ही नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन ही हो रही है, उसको लेस कैसे कर दें? सेक्शन 112 का एलटीसीजे लेस कर दें, सेक्शन 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे लेस कर दें। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहां से मेरा मानना है दो इनकम और लेस होनी चाहिए, एक स्पेसिफाइड इनकम का प्रॉफिट सेक्शन 25AD का, और दूसरा यहां से लेस होना चाहिए कैजुअल इनकम। लेकिन जब तक पार्लियामेंट उसको कानून के अंदर लेस करने के लिए नहीं कहेगी तब तक हम लोग लेस नहीं करेंगे। होना चाहिए लेकिन लेस नहीं करेंगे। आप याद रखिएगा बेटा, अगर वो HRA या रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए इंटाइटल्ड है तो उसको 80 डबल जी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उनको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 80G। मेरे बच्चे याद रखिएगा 80G सेक्शन से रिलेटेड मैंने पूरा एक क्लास, लगभग 1.5 घंटे का पूरा एक क्लास अपने YouTube चैनल के ऊपर दिया हुआ है। मैं अभी क्विक रिवीजन करवा रहा हूं और 80G का अलग से 1.5 घंटे का क्लास मैं इस वीडियो के लिंक में आपको दे दूंगा। अगर आपको रिवीजन में, अगर आप 80G में बड़े कंफर्टेबल हैं तो इट्स गुड। अगर आप 80G में कंफर्टेबल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मैं 80G बहुत स्लो एंड स्टेडीली विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाऊं, तो 80G से रिलेटेड 1.5 घंटे की पूरी क्लास मैं इस लिंक में आपको दे रहा हूं। आप उस लिंक को फॉलो कीजिएगा, 80G का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको वहां पे करवा दूंगा। 80G ये डिडक्शन मिलता है अगर आपने डोनेशंस दिए हैं, उस केस में डिडक्शन मिलेगा सभी प्रकार के एसएससीज को, तो चाहे रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोई भी एसएससी हो, सबको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन मिलेगा अगर आपने पैसा दान में दिया है, ये पैसा आप कैश पर भी दे सकते हैं, ये पैसा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप काइंड में कुछ दान कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे गरीबों में आपने खाना दे दिया, भंडारा लगाया, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर्दियों के टाइम पे आपने कंबल बांट दिए, या फिर गर्मियों के टाइम पे आपने कपड़े बांट दिए, कहीं पे बाढ़ आ गई आपने पुराने कपड़े बांट दिए, गुरुद्वारे मंदिर में जाके आपने चावल, गेहूं, नमक, चीनी दान कर दिया, आप कहें कि 80G का डिडक्शन दे दीजिए, अलाउ नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा जो आपने पैसा दान किया है उसके लिए आपको रसीद मिलेगी, रसीद संभाल के रखिएगा। अगर कभी इनकम टैक्स ऑफिसर ने रसीद डिमांड कर लिया, आपको रसीद दिखानी पड़ेगी, रसीद नहीं दिखाई तो आपका डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको यहां पे लिखवा दी है। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन जो मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कहां पे पैसा दान किया है। मेरे बच्चे याद रखिएगा जो पैसा आप दान करेंगे वो कहीं पे एक ऐसे संस्था में दान करना है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड संस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्ड हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग लार्जली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है।
कैटेगरी ए के अंदर वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जहां पे आप पैसा दान करेंगे तो आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। जितना दान करोगे उसका 100% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 1 लाख रुपए दान किया तो 1 लाख का डिडक्शन, 2 लाख रुपए दान किया तो 2 लाख का डिडक्शन, 5 लाख रुपए दान किया 5 लाख का डिडक्शन, 10 रुपए दान किया तो 10 रुपए का डिडक्शन। ये जो कैटेगरी ए है इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस कैटेगरी ए के अंदर ज्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। दूसरी बात, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गवर्नड फंड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आते हैं। तीसरा, जो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गवर्नड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंड्स हैं, वो आते हैं। या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए जो फंड्स या गवर्नड फंड्स हैं वो आते हैं। ये क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिया है याद करने का। उदाहरण के तौर पे कौन कौन से फंड्स इसके अंदर आएंगे याद रखिएगा। मेरा तरीका, या तो प्राइम मिनिस्टर के फंड्स, या चीफ मिनिस्टर के फंड्स, या गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के फंड्स, या वो फंड्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के फंड्स हैं, वो सारे इन्होंने ए कैटेगरी के अंदर रखे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड किसी भी स्टेट का। इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिलीफ फंड बनाया गया है, याद रखिएगा लिखा जाता है एज लेफ्टिनेंट, प्रोनाउंस किया जाता है एज लेफ्टिनेंट। इसी प्रकार से नेशनल डिफेंस फंड, याद रखिएगा नेशनल आ गया, नेशनल इंपॉर्टेंस है, इस वजह से नेशनल ए कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, फंड टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी सांप्रदायिक भाईचारा, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आ रही है। अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जिला साक्षरता समिति, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, अगेन नेशनल वर्ड है, इस वजह से एक कैटेगरी में जा रहा है। फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष और इस प्रकार के कुछ और। अगेन मैंने आपको वो दिए हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अफ्रीका कंट्रीब्यूशन फंड, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे हैं जो कि रिडंडेंट हो चुके हैं, डिफंक्ट हैं, जिनके अंदर आज की डेट में कंट्रीब्यूशंस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशंस नहीं किए हुए हैं और एग्जामिनर भी उनके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस या फोकस नहीं रखता है। बी कैटेगरी, बी कैटेगरी के अंदर डिडक्शंस मिलेगा 50% ऑफ द डोनेशन दैट यू हैव गिवन। जितना पैसा दान करोगे उसका 50%। 1000 रुपए दोगे तो 500 रुपए का डिडक्शन, लाख रुपए दोगे तो 50,000 का डिडक्शन, 5 लाख रुपए दोगे 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन। इस फंड को याद करने का तरीका बहुत आसान, वेरी वेरी सिंपल। तरीका क्या है, हमारे देश के 3 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, उन 3 का नाम याद कर लीजिए। ये तीनों ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तीनों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली तीनों की डेथ हो चुकी है। ये 3 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज कौन सी? जवाहरलाल नेहरू, इनकी बेटी इंदिरा गांधी, इनका बेटा राजीव गांधी। तो इन तीनों की डेथ के बाद इन तीनों की याद में इनके नाम की ट्रस्ट बनाई गई, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन। इस ट्रस्ट में अगर आप जाके पैसा दान कर रहे हैं तो जितना पैसा दान करेंगे उसका एग्जैक्ट 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। साथ साथ में बेटा याद रखिएगा, हंसी मजाक की बात है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सभी से, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ याद करने का तरीका दे रहा हूं। राजीव गांधी साहब की डेथ हुई थी 1991 में और 1991 के बाद गांधी परिवार में से हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। हंसी मजाक में क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया? हाँ, हम लोग ये हंसी मजाक में बोल सकते हैं। बस याद करने का तरीका मैंने आपको दे दिया, याद कर लेना। प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया गांधी परिवार में, याद कर लेना। गांधी परिवार की बात हो रही है पहले 3 पॉइंट्स में,
और गांधी परिवार में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड। इस प्रकार से आप ये 4 पॉइंट्स याद कर सकते हैं जो बी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। सी कैटेगरी के अंदर आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। ये लिमिट क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट का इंतजार कीजिएगा। सिर्फ जितना आप पैसा दान करेंगे उसका 100% का डिडक्शन एक लिमिट के अंदर। लिमिट क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। इस कैटेगरी में क्या क्या आएगा? पहला आएगा डोनेशन विच इज गिवन फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये डोनेशन आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लोकल अथॉरिटी को दे सकते हैं, लेकिन पैसा इस्तेमाल होना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। दूसरा, आप पैसा दे सकते हैं बाय द कंपनी। यहां पे मैं वर्ड शायद मिस कर गया हूं, डोनेशन बाय कंपनी। पैसा कंपनी दान करे, किस चीज के लिए दान करेगी? स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दान करेगी, स्पोर्ट्स बॉडीज को, या स्पॉन्सरशिप के लिए दान करेगी स्पोर्ट्स बॉडीज को। स्पोर्ट्स बॉडीज का एग्जांपल बड़ा सिंपल है। हमारे देश में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्टेडियम्स बनाने के लिए, गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए आप पैसा दान करें, आपको 80G का डिडक्शन मिलेगा अंडर कैटेगरी सी। याद रखिएगा, ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। कैटेगरी डी में विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट आपको 50% का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन मिलेगा अगर आप किसी हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेस की रिपेयर्स या मेंटेनेंस के लिए पैसा दान करेंगे। उदाहरण के तौर पे जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी का टेम्पल, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल, इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, एंड अक्रॉस इंडिया हजारों हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिकल गुरुद्वारास हैं, हिस्टोरिकल मस्जिद हैं। गोवा में चले जाएं तो वी हैव हिस्टोरिकल चर्चेस, एंड देन अक्रॉस इंडिया वी हैव historical archaeological buildings like we have Taj Mahal, we have Qutub Minar, we have other historical buildings, archaeological important buildings। अगर आप इनके रिपेयर से मेंटेनेंस के लिए पैसा दान कर रहे हैं तो आपको डी कैटेगरी के अंदर उसका डिडक्शन मिल जाएगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी प्रकार की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दान कर रहे हैं तो डी कैटेगरी के अंदर आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा विद इन अ लिमिट। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ह्यूमन, युवराज सिंह की ऑर्गेनाइजेशन यूवी कैन, या फिर पतंजलि, या इस प्रकार की कोई भी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दान कीजिए, आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? 50% का डिडक्शन विद इन अ लिमिट। नाउ ये तो आपके पास सारा 80G का कैटेगरी A, B, C, D आ गया, लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि साहब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करें? मेरे बेटा, मैं आपको यहां पे एक तरीका बता रहा हूं कैलकुलेशंस करने का। माइंड यू, मैं ये जो सिस्टम आपको कैलकुलेशन करने का बता रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं और इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बिना किसी शक अशंका के इसे फॉलो करते हैं, तो आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपका एक भी क्वेश्चन प्रिंसिपली गलत नहीं होगा। प्रिंसिपली मैंने कहा, अगर कैलकुलेशन की गलती होती है तो वो गलती की जिम्मेवार आप हैं, मैं नहीं हूं। कंसेप्ट की गलती होती है तो जिम्मेवारी मेरी है, मैं पूरी जिम्मेवारी लूंगा कंसेप्ट की। मैं आपका कंसेप्ट गलत नहीं होने दूंगा। कैलकुलेशन की जिम्मेवारी की गलती आपकी है। अगर कैलकुलेशन की गलती होती है तो वो जिम्मेवारी आपकी है। मेरे बच्चे, पूरे हिंदुस्तान से किसी टीचर की, किसी ऑथर की कोई किताब उठा लेना और 80G के क्वेश्चंस कर लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने मेरे इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया है तो। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप बहुत सिंपल 80G का। पहला स्टेप क्या है? आप 100% का डिडक्शन 100% का डिडक्शन दे दो कैटेगरी ए में, और आप 50% का डिडक्शन दे दो कैटेगरी बी में। ये पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? आपने लिमिट की कैलकुलेशन करनी है, वो लिमिट जो आप सी और डी के लिए यूज करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, लिमिट इज अ कंबाइंड लिमिट फॉर कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। ऐसा नहीं है कि सी की लिमिट अलग है और डी की लिमिट अलग है। नो,
there is a combined limit which has to be used for category C and category D. ये लिमिट क्या है? This limit is equal to 10% of adjusted gross total income. What is adjusted gross total income? Again the same thing. Gross total income, उसमें से आप लेस कर दीजिएगा, उसमें से लेस कीजिएगा 112 का LTCG, 111 A का STCG, और साथ साथ में सारे डिडक्शन लेस करने हैं 80G को छोड़ के. अगेन कहानी वही आ जाती है, साहब 80G को क्यों छोड़ दें? साहब 80G की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका अमाउंट ही तो नहीं पता, उसका अमाउंट ही तो पता लगाने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो लेस कैसे कर दें? तो उसको छोड़ के बाकी सब कुछ. एक और चीज का ध्यान रखिएगा, स्टेप नंबर 3 पे आप जाएंगे, जो आपने लिमिट स्टेप नंबर 2 पे कैलकुलेट किया उसको कंपेयर कीजिएगा उस अमाउंट के साथ जो आपने दान किया था कैटेगरी सी में. कैटेगरी सी का डोनेशन और जो लिमिट कैलकुलेट किया, दोनों का कंपैरिजन कीजिए. दोनों का कंपैरिजन करके जो भी लोअर अमाउंट आ रहा है उस लोअर अमाउंट को चूज कीजिए. लोअर अमाउंट का 100% आपका डिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, चूज द लोअर ऑफ द लिमिट एंड डोनेशन ऑफ कैटेगरी सी एंड अलाउ 100% ऑफ सच लोअर अमाउंट. मेरे बेटा, आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा. 80G का मैंने 1.5 घंटे का एक अलग वीडियो बना रखा है जो मेरे YouTube चैनल के ऊपर है. आप उस YouTube चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं. आप उस 80G को देखिएगा. यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी, यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल आफ्टर गोइंग थ्रू दैट वीडियो. स्टेप नंबर 4 पे आते हैं. उसके बाद आपने जो लिमिट कैलकुलेट किया था, लिमिट में से कुछ पार्ट को आपने सी में दे दिया, जो बच गया वो डी के लिए क्वालिफाई करेगा. तो कितना बचा वो कैलकुलेट कर लीजिए. पहले कैलकुलेट द बैलेंस इन द लिमिट. आप बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए. टोटल लिमिट में से जो सी को दे दिया वो माइनस कर दो, बाकी जो बचा वो बैलेंस है. वो बैलेंस किसके लिए? वो बैलेंस डी के लिए है. एंड अलाउ, चूज द लोअर ऑफ द बैलेंस, तो बैलेंस बच गया वो. एंड डोनेशन ऑफ कैटेगरी डी, जो डी का डोनेशन है, अलाउ 50% ऑफ सच लोअर अमाउंट. आराम से हो जाएगा. उसके बाद आप स्टेप 1 2 3 4 सारे स्टेप्स को ऐड कर दीजिए. जब आप सारे स्टेप्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास 80G का डिडक्शन कैलकुलेट हो जाएगा. इसके बाद मैंने आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. इनफैक्ट आपके एग्जाम के अंदर 2 बार 80G का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है. नवंबर 2008 में 9 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने क्लास के अंदर आप सबको करवाया हुआ है. देन TTA का एक सेक्शन है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सेविंग्स अकाउंट अगर आप बैंक से, सेविंग्स अकाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस से इंट्रासेंड करते हैं, 80 TTA का मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है. 80JJA, 80JJA ये हमारे पास सेक्शन था जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने हटा दिया है, बट स्टिल छोटा सा सेक्शन है. 1 मिनट के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं. 80JJA ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा करके उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फर्टिलाइजर्स बनाता है या बायोगैस बनाता है, तो फिर जो भी प्रॉफिट कमाएगा इलेक्ट्रिसिटी बेच के, बायोगैस बेच के, फर्टिलाइजर्स बेच के, उस प्रॉफिट का 100% का डिडक्शन हम लोग अलाउ कर देंगे पहले 5 साल तक. आज सिंपल एज दैट. इतना ही सेक्शन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. दोबारा से सुन लीजिएगा एक बार, अभी मैं पढ़वा दूंगा आपको. 80JJA बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो कुदरती तौर के ऊपर रीप्रोसेस या रीसाइकल हो सकते हैं. सब्जियों के छिलके, फल फ्रूट के छिलके, किचन से निकलने वाला सारा सामान जो वेस्ट है उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा करके उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, बायोगैस बनाओ, फर्टिलाइजर्स बनाओ. बिजली बेचोगे, बायोगैस बेचोगे, फर्टिलाइजर्स बेचोगे, मुनाफा आएगा. उस मुनाफे का 100% का डिडक्शन मिलेगा पहले 5 सालों तक. ये सेक्शन है 80JJA का. मैंने आपको सब कुछ लिखवाया था क्लास के अंदर, जो कि अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं. बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 80JJA बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली हाल फिलहाल क्वेश्चन भी आ चुका है. 80JJA
इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा सभी प्रकार के एसएससीज को। इट इज अलाउड टू ऑल टाइप ऑफ एसएससीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी प्रकार के गुड्स का, आर्टिकल्स का। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है अंडर सेक्शन 44A(b). याद रखना फिर से, सभी प्रकार के एसएससी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, अकाउंट्स का ऑडिट करवाना कंपलसरी हो अंडर 44A(b), तभी JJAA का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 80 JJAA क्या कहता है? 80 JJAA कहता है कि अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय रखा है तो उस एम्प्लॉय को जो आप सैलरी पे करेंगे, रेम्युनरेशन आप पे करेंगे, उस रेम्युनरेशन का 30% हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे 3 सालों तक। तो जितनी भी रेम्युनरेशन होगी उस रेम्युनरेशन का 30% इस साल, 30% अगले साल, 30% उससे अगले साल। 1 लाख रुपए की रेम्युनरेशन पे किया तो 30,000 इस साल, 30,000 अगले साल, 30,000 उससे अगले साल का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 JJAA। लेकिन हाँ, रेम्युनरेशन में क्या क्या आएगा वो आपको ध्यान रखना होगा। एम्प्लॉय के रेम्युनरेशन में क्या क्या आएगा? सरकार ने कहा कि एम्प्लॉय के रेम्युनरेशन में सब कुछ आएगा, सभी प्रकार की सैलरी के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, लेकिन सैलरी में ये कंपोनेंट्स में हम लोग क्या क्या कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोविडेंट फंड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड को कंसिडर नहीं करेंगे, कोई पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, किसी प्रकार की रिटायरमेंट पेमेंट्स हैं तो हम रिटायरमेंट पेमेंट्स को के अमाउंट को भी कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मींस बेसिक सैलरी, अलाउंसेस वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये 4 चीजें छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा। बोनस है तो वो भी आ जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा इन सभी इंप्लॉइज की सैलरी के लिए। ऐसे इंप्लॉइज की सैलरी का 80 JJAA में डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन से इंप्लॉइज हैं? वो इंप्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा होगी। तो इसका कहने मतलब सिंपल सा ये है कि जो लोअर लेवल पे काम करने वाले इंप्लॉइज हैं, जो ब्लू कॉलर इंप्लॉइज हैं, उनकी सैलरी का डिडक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन जो व्हाइट कॉलर इंप्लॉइज हैं या जो मिडिल मैनेजमेंट पे काम करने वाले इंप्लॉइज हैं, उनकी सैलरी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के, तो फिर उस केस में भी उस एम्प्लॉय की सैलरी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा एक बात और, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने 240 दिन से कम काम किया है पूरे साल में, एम्प्लॉयड है 240 दिन से कम, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 240 दिन की फिगर घट के 150 दिन की रह जाएगी अगर वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो। रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक सीजनल मैन्युफैक्चरिंग माना गया है, इस वजह से लिमिट 240 को घटा के 150 का कर दिया गया है। अगर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो फिर ऐसे इंप्लॉय की सैलरी का भी डिडक्शन 80 JJAA में नहीं मिलेगा। साथ साथ में बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस साल करंट ईयर में बनी है फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो पिछले साल से ऑपरेट करती आ रही है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इस साल नहीं बनी है, तो सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास जितने इंप्लॉइज पिछले साल थे उस इंप्लॉइज के नंबर में कुछ इजाफा कर लीजिए, कुछ इंक्रीज कर लीजिए। तो जितने एक्स्ट्रा इंक्रीज किए हुए इंप्लॉइज आपने इस साल रखे हैं, सिर्फ उन्हीं इंप्लॉइज की सैलरी का हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया आपको। मान लीजिए 2016-17 में एक्स लिमिटेड एक नई कंपनी थी जिन्होंने 55 इंप्लॉय रखे थे, तो 55 इंप्लॉइज की सैलरी का डिडक्शन मिलेगा 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में। 17-18 में इन्होंने 55 के बाद 10 इंप्लॉइज और रखे हैं, तो टोटल इंप्लॉइज हो गए 65। तो 55 इंप्लॉइज की सैलरी का डिडक्शन तो ऑलरेडी मिल रहा है। जो 10 इंप्लॉइज और रखे हैं
इन 10 एम्प्लॉइज की सैलरी का डिडक्शन भी मिल जाएगा 17, 18, 18, 19, 19, 20 में। कहने का मतलब यह है कि 17, 18 में डबल बेनिफिट मिलेगा, पिछले साल का भी बेनिफिट मिलेगा, इस साल का भी बेनिफिट मिलेगा, देयर विल बी डबल बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बात तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, जितनी भी सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को दोगे उस सैलरी का अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी करोगे, वो भी आपको सबको एक बेनिफिट मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, there will be deduction given from gross total income, a big incentive that has been given by the government to organizations who are into the manufacturing sector. इसके बाद 80CCG, a section that was introduced by Mr. P. Chidambaram to encourage investment in stock market. चिदम्बरम साहब ने सेक्शन बनाया था 80CCG का। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है, लिख देता हूं मैं यहां पे राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। तो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को याद करवाने की कोशिश ऐसे करी है, जी 80CCG में जी आ रहा है तो राजीव गांधी से याद कर लीजिएगा। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम चिदम्बरम साहब ने इंट्रोड्यूस करी। चिदम्बरम साहब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, राजीव गांधी साहब भी कांग्रेस पार्टी के थे, तो राजीव गांधी के नाम पे चिदम्बरम साहब ने स्कीम स्टार्ट करी, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। उसकी इक्विटी स्कीम के अंदर अगर आप इक्विटी स्कीम, इक्विटी शेयर्स में या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80CCG का डिडक्शन मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमेशा मेरे से ये पूछा, सर ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? बेटा, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर कम से कम 65% आपका पैसा इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, उसको कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। सो ये सेक्शन चिदम्बरम साहब ने बनाया था स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने के लिए। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 65% वाली लिमिट वो मैंने आपको बता दी है। डिडक्शन मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल को। डिडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ग्रॉस टोटल इनकम अगर 12 लाख से कम या 12 लाख के बराबर है तब ये डिडक्शन मिलेगा। किसी की भी इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका 50%, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000 रुपए। मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड्स को आपने 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो जो डिडक्शन आपको पहले मिल चुका है उस डिडक्शन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, डिडक्शन सिर्फ मिलेगा उसको जो न्यू इन्वेस्टर है। अब आगे समस्या, सरकार को यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति न्यू इन्वेस्टर है? हाउ विल अ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई हु इज अ न्यू इन्वेस्टर एंड हु इज अ ओल्ड इन्वेस्टर? तो गवर्नमेंट ने, चिदम्बरम साहब ने इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका दिया था। चिदम्बरम साहब ने कहा कि मेरी नजरों में न्यू इन्वेस्टर वो होगा जिसने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोला है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी पहले से डीमैट अकाउंट है तो मेरे नजरों में वो न्यू इन्वेस्टर नहीं माना जाएगा। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ न्यू इन्वेस्टर अगर उसके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है। लेकिन अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए वो डीमैट अकाउंट खोल रहा है तो ही इज अ न्यू इन्वेस्टर। इसके साथ एक और पॉइंट है, मान लीजिए अगर किसी के पास पहले से ही जॉइंट नेम में डीमैट अकाउंट है और जॉइंट नेम में उसका फर्स्ट नेम ना होते हुए सेकंड नेम है, जैसे एक्स और वाई, एक्स का फर्स्ट नेम, वाई का सेकंड नेम, तो गवर्नमेंट ने कहा उस वाई व्यक्ति को हम लोग मानेंगे कि वो न्यू इन्वेस्टर है अगर वो अलग से अपना अकाउंट खुलवाता है अपने नाम पे। That was the criteria given by Chidambaram Sahab to identify a person that who is a new investor. मेरे बच्चे याद रखिएगा, इस साल अरुण जेटली साहब ने इसके अंदर एक मेजर अमेंडमेंट कर दिया। ये मेजर अमेंडमेंट है। अरुण जेटली साहब ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस साल असेसमेंट 18-19 में
पहली बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसको 80 CCG का डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले से 80 CCG में इन्वेस्ट करता आ रहा है, पहले पिछले सालों में उसने इन्वेस्ट कर दिया था, तो इस साल भी हम उसको डिडक्शन दे देंगे। लेकिन अगर किसी ने इस साल असेसमेंट 18-19 में पहली बार इन्वेस्ट किया तो हम उसे डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेटली साहब दिस ईयर। एक बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं मेरे से, सर क्या ये जो 25,000 पे 80 CCG का है, क्या ये ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट के अंदर है? आंसर इज बिग नो। 80 CCE का जो 1.5 लाख का लिमिट है, उसके बाद 25,000 रुपए का डिडक्शन आपको और मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCG। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिडक्शन का पॉइंट। असेसमेंट ईयर 18-19 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 25,000 रुपए इज एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 CCE का 1.5 लाख रुपए का अमाउंट का डिडक्शन। हाँ जी बेटा, अगर हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करें तो अब हमारे पास जो लास्ट कंसेप्ट बचता है, जो प्राइमरीली जो लास्ट कंसेप्ट और मेन कंसेप्ट है, वो है सेक्शन 80C का। 80C में जो हमें डिडक्शन मिलता है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करने की वजह से मिलता है। जितना हम लोग सेविंग्स करेंगे, जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। 80C का डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को, हिंदू डिवाइड फैमिली को, जो कि रेसिडेंट हो या फिर जो इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो। याद रखिएगा, अगर आपको 80C का डिडक्शन लेना है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च या 31 मार्च से पहले पहले हो जानी चाहिए। आप जितना भी सेविंग्स करना चाहें आप सेविंग्स कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपके ऊपर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सेविंग्स करने के ऊपर। लेकिन डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो डिडक्शन मैक्सिमम आप 1,50,000 रुपए का ले सकते हैं, इससे ज्यादा का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। एक और बात, बहुत बहुत अच्छी बात गवर्नमेंट की तरफ से जो कि सेविंग्स को प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने सेविंग्स किया, आपने टैक्सेबल इनकम में से सेविंग्स किया या आपने अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम में से सेविंग्स किया, चाहे वो करंट ईयर की इनकम है या पास्ट एक्युमुलेटेड इनकम में से आपने सेविंग्स किया, कहीं से भी सेविंग्स करो। जब आप सेविंग्स करोगे तो हम आपको 80C का डिडक्शन दे देंगे। याद रखना, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं हमारे पास, जैसे 80E आता है, जहां पे पास्ट सेविंग्स में से अगर आप कुछ पैसा पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सा सेक्शन में पास्ट सेविंग्स की वजह से अगर आप पैसा यूज करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां पे पास्ट सेविंग्स की वजह से भी अगर आप पैसा यूज करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। 80C एक ऐसा सेक्शन है जहां पे पास्ट सेविंग्स में से अगर आप पैसा यूज करके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां पे कर सकते हैं? आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन कौन सी स्कीम्स हैं? बी केयरफुल। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे अपने नाम पे करें, स्पाउस के नाम पे करें, डिपेंडेंट बच्चों के नाम पे करें, डिडक्शन मिल जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करें कम से कम 5 साल के लिए, लेकिन अपने नाम पे होना चाहिए, ये सेल्फ के नाम पे होना चाहिए। अगर आपने स्पाउस या बच्चों के नाम पे कर दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सीनियर सिटीजन अगर अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करता है अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो डिडक्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने नाम पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू या 9th इशू, आपको मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि NSC की स्कीम कैसे काम करती है, 8वां इशू क्या कहता है, 9वां इशू क्या कहता है, दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क है, दोनों के टाइम पीरियड्स में फर्क है। सारी बातें क्लास के अंदर डिस्कस की जा चुकी हैं। साथ साथ में NSC का जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है उसकी वजह से भी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ पहले 5 सालों तक मिलेगा। इसकी भी डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं।
और बात का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और एनएससी का इंटरेस्ट आप पहले टैक्सेबल करेंगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज और उसके बाद 5 सालों तक आपको इसका डिडक्शन मिलता रहेगा। फर्स्ट 5 years तक आपको इसका डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया पोस्ट ऑफिस स्कीम में, जैसे एनएसएस नेशनल सेविंग्स स्कीम, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, तो आपको डिडक्शन 80C का नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने बैंक्स में पैसा जमा किया है और वो फिक्स डिपॉजिट्स है 5 साल के लिए अपने नाम पे, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर अगर आपने पीपीएफ में पैसा जमा किया सेल्फ स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे, आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपने प्रीमियम पे किया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। बी केयरफुल, ये इंश्योरेंस कंपनी इंडियन कंपनी भी हो सकती है और ये इंश्योरेंस कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। आप किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम पे कीजिए, 80C का डिडक्शन विल बी अलाउड टू यू। ये प्रीमियम आप पे कर सकते हैं सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, एनी चाइल्ड के लिए। मेरे बेटा याद रखिएगा, एनी चाइल्ड वर्ड लिखा हुआ है। जब हम लोग लिखते हैं एनी चाइल्ड, तो ये मत कहिएगा सब चाइल्ड लिखा हुआ है तो सिर्फ एक बच्चे का डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज नो। चाइल्ड से पहले वर्ड लिखा हुआ है एनी। जब एनी वर्ड लिख दिया जाता है तो ये सिंगुलर नहीं माना जाता, फिर इसे प्लूरल फॉर्म में माना जाता है। हां, अगर यहां पर लिखा जाता अ चाइल्ड का मतलब बन जाता सिंगुलर, क्योंकि अ चाइल्ड नहीं है, ये लिखा हुआ है एनी चाइल्ड, तो ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से मेरे बेटा एनी चाइल्ड के अंदर सभी प्रकार के सभी वैरायटी के बच्चे आ जाएंगे, मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट हो, और इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रकार के, जितनी भी वैरायटी के बच्चे हैं, सभी के लिए 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, याद रखिएगा, अगर आपने कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले करवाई है, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले करवाई है, तो जितना मर्जी प्रीमियम पे करो उसमें कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2003 के बाद अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वहां पे कितना प्रीमियम आप पे करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अप्रैल 2003 और मार्च 2012 के बीच में पॉलिसी करवा रहे हैं और प्रीमियम पे कर रहे हैं जो कि सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा है, तो हम आपको डिडक्शन सिर्फ 20% का ही देंगे। मेरे बेटा याद रखिएगा, जितनी कम उम्र में आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे उतना प्रीमियम का अमाउंट आपका कम होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी आपके प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता रहेगा। इस वजह से 20% का सम अश्योर्ड का 20% तो उस केस में होगा जहां पे उम्र बहुत ज्यादा होगी। 45 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस करवाता है तब इतना ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अदरवाइज प्रीमियम 20% कभी नहीं होता, प्रीमियम का अमाउंट हमेशा कम होता है। बट स्टिल आगे ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिसी मार्च 2012 के बाद ली है तो फिर परसेंटेज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा 10% का। 10% से ज्यादा प्रीमियम पे करोगे तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट डिसअलाउ कर दिया जाएगा, 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 10% तक का डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा 31 मार्च 2003 के बाद अगर आपने पॉलिसी करवाई है और वो डिपेंडेंट पर्सन जो 80U या 80DD में है उसके लिए करवाई है, तो फिर 15% का आपको डिडक्शन मिलेगा। इस पॉइंट को मार्क कर देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15% डिपेंडेंट पर्सन वाला पॉइंट। अब आएगा बहुत मजेदार बात, मेरे बच्चे याद रखिएगा इस बात का हमेशा, जो मैंने अभी आपको ये परसेंटेजेस करवाई हैं 10%, 20%, 15% वाली जो मैंने अभी आपको परसेंटेजेस बताई, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम इन परसेंटेजेस से कम था तो जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और आपको इसका पैसा मिलेगा तो वो पैसा 100% एग्जेप्ट होगा
टैक्सेबल नहीं होगा, सेक्शन यूज करेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। एट द सेम टाइम अगर आपने कभी भी प्रीमियम जो पे किया वो इस परसेंटेज से ज्यादा पे किया है, तो फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जब आपको पैसा वापस मिलेगा, तो पैसा जब वापस मिलेगा तो वो पैसा आपके लिए टैक्सेबल होगा, फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला। साथ साथ में याद रखिएगा, कुछ साल पहले सरकार ने यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी डाल दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर परसेंटेज से ज्यादा आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा टैक्सेबल तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन भी अप्लाई कर देंगे। सेक्शन 194 के टीडीएस के प्रोविजन भी अप्लाई हो जाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास के अंदर लिखाई हुई हैं। एक सुंदर सा बक्सा बनाया था, एक सुंदर सा डब्बा बनाया था, डब्बे के अंदर आपने ये सारी बातें लिखी थी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D, if premium is paid as per the limit which are mentioned above, then the amount received out of LIP at maturity will be fully exempt. However, if premium is paid which is more than the limit mentioned above, then the amount received at LIP on maturity will be taxable as income of other sources IOS. Further, the provision of TDS under section 194DA will also be applicable. ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा प्रोविडेंट फंड का। अगर आपने एज एन इंडिविजुअल अपने नाम पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको 80C का उस पर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर आप URPF में पैसा डाल रहे हैं तो आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिलता है। एजुकेशन एक्सपेंसेस, अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे ट्यूशन फीस पे जितना पैसा खर्च होगा, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, ट्यूशन फीस याद करना। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब अगर आप लोग अभी कॉलेज में हैं तो कॉलेज में, या फिर जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जो आप फीस रिसिप्ट पे करते थे, फीस रिसिप्ट आपको मिलती थी, उस फीस रिसिप्ट में अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते थे। ट्यूशन फीस कितना दिया, बिल्डिंग फंड कितना दिया, लाइब्रेरी चार्जेस कितने दिए, कन्वीनियंस चार्जेस कितने दिए एंड सो ऑन। तो वो टोटल एग्रीगेट आपकी फीस होती थी जो आपको पे करनी होती थी। उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस के सामने जितना अमाउंट लिखा हुआ है, सिर्फ ट्यूशन फीस का पैसा ही 80C के डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। सो एजुकेशन एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस के एक्सपेंसेस 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए क्वालिफाई करेंगे 80C में। ये ट्यूशन फीस पे की जा सकती है किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अगर आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करी हुई है आपने, तो ट्यूशन क्लासेस में जो आपने पैसा पे किया उसके आपको डिडक्शन या आपके माता पिता को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस परचेज करने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां पे मिलेगा? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन मेरे बेटा याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करेंगे उस प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलेगा 80C में। मैंने हमेशा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा भी, हमेशा मैंने आपको EMI लिखवा के करवाया। यहां पे दिया होगा मैंने, शायद नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, अभी दोबारा करवा देता हूं मैं। एक चीज का और याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई मकान परचेस करते हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, मकान जनरली जब आप परचेस करते हैं तो उस केस में आपको स्टेट गवर्नमेंट को उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। तो जितना आप स्टैंप ड्यूटी का पैसा पे करेंगे एज रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैंप ड्यूटी जो आप पे करेंगे उस स्टैंप ड्यूटी के अमाउंट का भी आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। और ये लोन आप ले सकते हैं किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अपने किसी एम्प्लॉयर से। इसमें एक और चीज, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के इक्विटी फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो फिर 80CC में चला जाएगा। लेकिन अगर राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के नहीं है, अदरवाइज अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो फिर आपको 80C में उसका रिडक्शन मिल जाएगा।
इसी प्रकार से नाबार्ड के बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर दें, 80C में डिडक्शन में क्वालिफाई करता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको डिडक्शन मिलता है। या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक की किसी स्कीम में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड स्कीम में, आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। पेंशन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। नाउ दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर एनी टीचर अक्रॉस इंडिया। पेंशन फंड 80CCC में भी आता है और पेंशन फंड 80C में भी आता है, दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों का डिफरेंस कि पेंशन फंड 80CCC में भी आ रहा है, पेंशन फंड 80C में भी आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सा पेंशन फंड 80C में आएगा, कौन सा पेंशन फंड 80CCC में आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस मैं आपको क्लास के अंदर बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखवा चुका हूं। याद होगा 5 साल वाली, 5 टाइम्स वाली, साल नहीं 5 टाइम्स वाली एक बात मैंने आपको बताई थी। वो बात हम लोग बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्स के बाद अगर कभी मौका मिलेगा तो एक बार दोबारा कभी डिस्कस करेंगे उसको। अभी के लिए मैं यहां से आगे चलूंगा। इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई और स्कीम नोटिफाई की जाए तो फिर आपको उस न्यू स्कीम की वजह से भी 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद हम लोग आ गए थे 80CCC में। अगेन बेटा ध्यान रखिएगा, 80CCC इज फॉर पेंशन प्लान्स या पेंशन फंड्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, 80CCC इज ऑल्सो फॉर पेंशन प्लान्स और 80C में भी पेंशन फंड्स आता है या पेंशन प्लान्स आता है। और कई लोग उसे एन्युटी फंड्स कहते हैं, आप एन्युटी कहे, पेंशन फंड्स कहे, बात एक ही है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, लेकिन कंसेप्ट्स क्या है वो कंसेप्ट्स मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। मेरे बच्चे याद रखिएगा, 80CCC पेंशन प्लान्स के अंदर डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा जो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। डिडक्शन मिलेगा अगर पेंशन प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया है प्रीमियम का। और यहां पे अब आ रही है बहुत जरूरी बात, अगर पैसा टैक्सेबल इनकम में से पे किया है, ऐसी इनकम जो टैक्सेबल है उसमें से प्रीमियम पे किया, तभी 80CCC का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने एग्जेम्प्टेड इनकम को यूज करते हुए प्रीमियम पे कर दिया तो फिर आपको 80CCC का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आपको अपनी किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला और आपने डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड को इस्तेमाल करते हुए 80CCC में प्रीमियम पे कर दिया, या आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं और एग्रीकल्चर इनकम को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रीमियम पे कर दिया, आपको 80CCC का रिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C का मिलेगा, 80CCC का नहीं मिलेगा। मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 लाख रुपए का है। और याद रखिएगा, जब पेंशन प्लान मैच्योर होगा तो जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा वो पैसा आपके लिए टैक्सेबल है एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं आएगा। और मैंने यहां पे आपको नोट में दिया हुआ है कि कौन से केस में 80CCC आएगा और कौन से केस में 80C आएगा। आई एम 100% श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी पिक्चर क्लिक कर लेंगे और पिक्चर क्लिक करके इसको एक बार पढ़िएगा। दिक्कत आए मेरे को कॉल कीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, बी इन टच विथ मी। मैं आपको समझाऊंगा कि पेंशन प्लान कब 80C में जाएगा और कब 80CCC में जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां से 80CCG मैं आपको करवा चुका हूं एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बार के लिए मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। बहुत कम स्टूडेंट्स को सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में पता होगा। ये एक स्कीम है जो कि इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी, मोदी सरकार ने स्टार्ट किया, जिसके अंदर आप किसी गर्ल चाइल्ड के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गर्ल चाइल्ड आपकी अपनी बेटी भी हो सकती है या कोई और भी ऐसी लड़की हो सकती है जिसके लिए आप लीगल गार्जियन के तौर पे काम करते हैं या एक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर। जो इंटरेस्ट का पैसा आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट का पैसा मैच्योरिटी में मिलेगा और वो पैसा आपको जो मिलेगा वो 100% एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A याद रखिएगा, इंटरेस्ट का पैसा भी एग्जेम्प्ट होगा और मैच्योरिटी में जो लमसम मिलेगा वो पैसा भी 100% एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A में।
ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी बेटी के लिए, ऐसी लड़की के लिए जिसकी उम्र 10 साल से कम है और मैच्योरिटी होगी जब उसकी उम्र 18 साल की हो जाएगी। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे सुकन्या स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम का मैंने आपको यहाँ पे एक दे दिया है। लो मेरे बेटा, यहां जाके हम लोगों का डिडक्शंस का ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। डिडक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। डिडक्शंस के जो मेजर एरियाज हैं दैट ऑल वी हैव कंप्लीटेड एंड वेट फॉर द next topics, wait for next few videos where I'll be discussing business and profession, capital gains as well as GST. Yes, GST is the most awaited part. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने GST की रिक्वेस्ट भेजी है। I will be coming up with a series of revision on GST as well. Till then, bye bye. Take very good care of yourself. अपना ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स आने वाले हैं, बीमार नहीं होना है आप लोगों ने। You cannot afford to get ill. इस वीडियो के नीचे पिछले सारे वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। डू कीप ऑन शेयरिंग। लव यू। बाय बाय। एंजॉय योरसेल्फ।